या टिल नाउ व्हाट आई हैव डन, अभी तक हमने इस क्लास में जो टेस्ट सीरीज, एक क्लास स्पेशली फॉर टेस्ट सीरीज के लिए बनाई गई थी, एंड इन दिस क्लास आई हैव कवर्ड फ्रॉम चौसर टू मॉडर्न एज। जितना भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड रहा है उससे में जो भी आप कह सकते हैं कि एजेस से रिलेटेड जो एमसीक्यू हो सकता था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है, और वो सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। मैंने पीडीएफ नोट्स भी सबको भेजा हुआ था। आज से मैं क्या कवर करूंगा, आज से मैं लिटरेरी मूवमेंट्स को कवर करूंगा, और ये जो लिटरेरी मूवमेंट्स है उसमें सबसे पहले मैं रिनेशा को कवर करूंगा। और अगर आप देखेंगे तो जो ये रिनेशा है जिसमें लिखा है एमसीक्यू ऑन रिनेशा, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट कंट्री डिड द रिनेशा केम। हम सारे लोग जानते हैं कि रिनेशा मीन्स पुनर्जागरण, और ये एक बड़ी तब्दीली लेकर के आता है ब्रिटिश लिटरेचर में, पूरे यूरोप में। ये एक पैन यूरोपियन मूवमेंट था, पूरे यूरोप में फैला हुआ मूवमेंट था। तो क्वेश्चन ये है कि रिनेशा सबसे पहले किस वतन में आता है? रिनेशा सबसे पहले इटली में आता है। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड एज द मॉडल ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द रिनेशा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसे जो है एक तरह से रिनेशा में या रिनेशा के समय किन लोगों को जो है एक मॉडल के रूप में लिया गया था? ग्रीक और ऑस्ट्रियन के लोगों को, रोमन या फ्रेंच के लोगों को, रोमन एंड ग्रीक लोगों को, फ्रेंच एंड ग्रीक लोगों को। तो अगर आप देखेंगे तो रोमन और ग्रीक लोगों को क्या लिया गया था, एक मॉडल के रूप में लिया गया था। who is considered as the model of the people during the Renaissance। Renaissance लोगों को एक मॉडल के रूप में लिया गया था। उनके लिटरेचर, उनकी कार्यशैली, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी, उनका लव, रोमांस, वट एवर दे डिड, उनका साइंटिफिक अप्रोच, उनका नेविगेशन, उनका जो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा है, वट एवर दे डिड, दे दे वर टेकन एज रोल मॉडल। उनको रोल मॉडल के रूप में, तो कहाँ के लोगों को? रोमन और ग्रीक के, क्योंकि सभ्यता भी पहले वही आई थी, ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट भी वही आया था। वही आया था, बड़े बड़े जो फिलोसफर्स थे, चाहे अरिस्टोटल रहे हो, प्लेटो रहे हो, सोक्रेटिस रहे हो, और इसके अलावा जो बड़े बड़े पोएट्स थे, ड्रामेटिस्ट थे, ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट थे, दे ऑल वर बोर्न देयर, दे कंट्रीब्यूटेड। सो द पीपल जो 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के जो लोग थे उन्होंने ग्रीक और रोमन को अपना रोल मॉडल बनाया। तीसरा क्वेश्चन है, द वर्ड रिनेशा मीन्स। जो वर्ड रिनेशा है उसका क्या मतलब होता है? द वर्ड रिनेशा मीन्स रीबर्थ ऑफ लर्निंग और नॉलेज। ज्ञान का जो होता है इसमें रीबर्थ होता है, लर्निंग, रीबर्थ ऑफ लर्निंग और नॉलेज। रिनेशा मीन्स रीबर्थ, और किसका रीबर्थ ऑफ लर्निंग और नॉलेज? रीबर्थ ऑफ लर्निंग और नॉलेज की जब रोमन लोगों को, ग्रीक लोगों को रोल मॉडल माना गया, तो उनके द्वारा जो भी काम किया गया था उस काम को दोबारा रिवाइव किया गया, इसीलिए इसको रीबर्थ ऑफ लर्निंग और नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वाज नॉट यूज्ड इन द रिनेशा आर्ट। कौन सी टेक्निक जो है रिनेशा कला में नहीं यूज की गई है? रियलिज्म को नहीं यूज किया गया, पर्सपेक्टिव को नहीं यूज किया गया, इंडिविजुअलिज्म को नहीं यूज किया गया, ये सारी टेक्निक रही है। अगर नहीं यूज किया गया तो कौन सा? अब्स्ट्रैक्शन नहीं यूज किया गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वाज नॉट यूज्ड इन द रिनेशा आर्ट। जो टेक्निक नहीं यूज की गई है उसमें रियलिज्म है, पर्सपेक्टिव है। जो टेक्निक यूज की गई है वो रियलिज्म है, पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअलिज्म है। जो नहीं यूज की गई है वो एब्स्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्पार्क द रिनेशा। जब रिनेशा आया तो सबसे ज्यादा उसका असर कहाँ पर पड़ा? द फ्यूडल सिस्टम वाज कोलैप्सिंग, जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसका खात्मा हुआ। द 95 थीसेस, द क्रूसेड्स हुआ, द ब्लैक प्लेग आया। नो, जब रिनेशा आया तो सिस्टम जो था फ्यूडल सिस्टम, रिनेशा से पहले पूरा सामंतवादी व्यवस्था थी। उस सामंतवादी व्यवस्था में राजा रानी और उनके अपने दरबारी गण, वही लोग पूरा शासन करते थे, चलाते थे। आम आदमी को कोई अधिकार नहीं था, आम आदमी अपनी बात भी नहीं कह सकता था, आम आदमी किसी भी तरह का राइट्स उसके पास नहीं था, हर तरह के राइट्स से वह वंचित था। तो रिनेशा ने क्या किया? फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया। रिनेशा ने आम आदमी को जागरूक किया अपने राइट्स के प्रति।
हु लॉस्ट द मोस्ट पार्ट ड्यूरिंग द रिनेशा, रिनेशा के समय किसकी शक्ति का ह्रास हुआ, किसकी शक्ति का क्षरण हुआ, किसने अपनी शक्तियां खोई। अगर देखेंगे तो कैथोलिक चर्च, चूंकि जो धर्म था वह बहुत ज्यादा पहले हावी था, और रिनेशा एक तरह से साइंटिफिक मूवमेंट था, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जीवन की सारी चीजों को लोग सोचने लगे, जिसमें कैथोलिक चर्च का बड़ा लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपिया वाज रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। यूटोपिया एक लैटिन शब्द है और एक किताब का भी नाम है। यूटोपिया को टॉमस मोर ने लिखा था, और जो यूटोपिया होता है इसका मतलब होता है अ प्लेस लाइक हेवन, एक ऐसी जगह जो स्वर्ग जैसी हो, जहाँ पे दुख नाम की कोई चीज ना हो। तो दैट इज यूटोपिया। यूटोपिया वाज रिटन बाय टॉमस मोर। द प्रिंस वॉज रिटेन बाई, ये भी एक क्वेश्चन पूछा, द प्रिंस वॉज रिटेन टू गेन फेवर ऑफ द, करें जो जो प्रिंस किताब है इसको मैकियावेली ने लिखा था। प्रिंस जो किताब है इसको मैकियावेली ने लिखा था। इसमें जो है किसकी फेवर की बात की गई, द प्रिंस वॉज रिटेन टू गेन फेवर, इसमें किसके फेवर की, पालसी का, रिपब्लिक का, मेडिसी का, इंक्विजिशन का। इसमें जो फेवर किया गया इंक्विजिशन। सवाल ये उठता है कि इंक्विजिशन क्या है। इंक्विजिशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बताते हैं कि जो आपकी सोच है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपका गोल है, उसे आप अचीव करिए, किसी भी तरह से अचीव करिए। उसमें ये ना सोचिए क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। नो, नॉट एट ऑल, यू हैव टू अचीव योर गोल एनी हाउ। ये एक कॉन्सेप्ट द प्रिंस में मैकियावेली ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। हु ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट, करें न्यू टेस्टामेंट को किसने ट्रांसलेट किया इनटू जर्मन, जर्मन भाषा में फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्टिन लूथर ने। ये क्वेश्चन नया है, मेरे लिए भी नया है कि न्यू टेस्टामेंट को जर्मन भाषा में किसने पहली बार ट्रांसलेट किया। मार्टिन लूथर ने ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म वाज, ह्यूमनिज्म के का फादर किसको कहा जाता है, पेट्रार्च को कहा जाता है। द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म वाज पेट्रार्च। जो पेट्रार्च पोएट रहे हैं उनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। रिनेशा थिंकर्स आर्ग्यू दैट वुमन शुड बी एजुकेटेड। जो रिनेशा थिंकर्स थे उन्होंने आर्ग्यू किया, क्या किस चीज का आर्ग्यू किया, कि जो वुमन थिंकर्स हैं उनको एजुकेट होना चाहिए। मीन्स वुमन शुड बी एजुकेटेड। रिनेशा थिंकर्स ने इस आर्ग्यू को जन्म दिया कि वुमन शुड बी एजुकेटेड, वुमन को एजुकेशन मिले। और वुमन को कैसी एजुकेशन मिले, जस्ट द सेम एज मेन, जैसे आदमियों को मिलता है, with emphasis on science and mathematics। साइंस और मैथमेटिक्स जैसी एजुकेशन मिले, नॉट एट ऑल उन्हें एजुकेशन ना मिले कन्फाइंड सोलिली टू म्यूजिक, डांसिंग एंड नीटिंग। शुरू में जब वुमेन एजुकेशन की बात की गई तो कहा गया कि औरतों को म्यूजिक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड और सिलाई कढ़ाई से, निट का मतलब सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड एजुकेशन दिया जाए। ये एक नया क्वेश्चन है, अगर ये कभी भी आता है कि रिनेशा के थिंकर्स ने वुमन एजुकेशन में किस तरह के एजुकेशन की बात की है, तो दे टॉक दैट वुमन शुड गेट एजुकेशन रिलेटेड टू म्यूजिक, डांसिंग एंड नीटिंग। एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द रिनेशा वाज एन एम्फेसिस ऑन, कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट फीचर था रिनेशा का वो किस पर उन लोगों ने जोर दिया, एल्केमी पर जोर दिया, मैजिक पर जोर दिया, द लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोमन पर जोर दिया, शिवेलरी ऑफ द मिडिल एजेस पे। इसको हमें शिवेलरी प्रोनाउंसिएशन करना है, ये फ्रेंच वर्ड है। शिवेलरी का मतलब होता है कि एडवेंचर, रोमांस, इसमें थ्रिलिंग हो, सेंसेशन हो, उस चीज को। तो शिवेलरी ऑफ द मिडिल एजेस, द टीचिंग ऑफ सेंट थॉमस एक्विनास। नो, उन्होंने जो जोर दिया, द लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो ग्रीस और रोम का जो लिटरेचर है उसको पढ़ा जाए, उससे सबक लिया जाए, उससे सीखा जाए, उसको सेंटर में लाया जाए। तो द लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम पर जोर दिया। विच वॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिलेशन, इनमें से कौन सा एक रिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे भी ज्यादा ये जानना जरूरी है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक था।
तो इम्फेसिस एंड इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी रिनेशा का कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है। कॉन्फिडेंस इन ह्यूमन रेशनैलिटी, ये रिनेशा का कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है। द इमरजेंस ऑफ मर्चेंट ओलिगार्चाइज, ये रिनेशा का कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है। मतलब व्यक्तिगतवाद, तार्किकता और व्यापारियों का आना, ये सब रिनेशा का क्या था, ये सब रिनेशा का कैरेक्टरिस्टिक था। अब रिनेशा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं था? द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम, सामाजिक अ, जो इंश्योरेंस प्रोग्राम थे उसका डेवलपमेंट हुआ, ये नहीं था। तो नहीं में तो ये ठीक है, ये था। लेकिन बाकी सारी चीजें, व्यक्तिगतवाद, इंडिविजुअलिटी, रेशनैलिटी, तार्किकता, व्यापारियों का, मर्चेंट का उभरना आना, ये सब रिनेशा का कैरेक्टरिस्टिक्स रहा। द नॉर्दर्न रिनेशा डिफर्ड फ्रॉम द इटालियन रिनेशा, जो नॉर्दर्न उत्तरी रिनेशा था वो इटालियन रिनेशा से अलग था। नॉर्दर्न रिनेशा का मतलब इंग्लैंड का, फ्रांस का। यहाँ जो रिनेशा आया वह अलग था। किस बेसिस पे अलग था? ग्रोथ ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी एवं कॉमन पीपल, अर्लियर ऑकरेंस, ग्रेटर एप्रिसिएशन, डिक्लाइन इन द यूज ऑफ लैटिन। अनडाउटली ग्रोथ ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, जो धार्मिक एक्टिविटी है उत्तर के लोगों का, वो इटालियन रिनेशा से क्या था? अलग था। ग्रोथ ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी अमंग कॉमन पीपल, इस आधार पे वो अलग था। फॉर ऑर्डिनरी वुमेन द रिनेशा, करें जो सामान्य औरतें थी उनके लिए रिनेशा का क्या मतलब है? हैड अ वेरी लिटिल इम्पैक्ट, उनका ऊपर रिनेशा का बहुत कम प्रभाव था। greatly improve the material condition of their life, worsen their social status, allow them access to education for the first time। जो एक कॉमन औरतें थी, रियली में उनके लिए रेनेशा का कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उनको कोई उस तरह का राइट्स नहीं दिया गया। और जो ये पढ़ाई दी भी गई है, ये ज्यादातर हायर एजुकेशन के वुमन को दिया गया था, जो जो हायर क्लास की वुमन थी, कि उनको सिलाई, कढ़ाई, डांस का, म्यूजिक का एजुकेशन दिया जाए। लेकिन कॉमन औरतों पर, ऑर्डिनरी वुमन पर रिनेशा का असर नहीं था। Thomas More's Utopia plays the blame for society's problem on human life। करें टॉमस मोर ने जो यूटोपिया लिखा, उन्होंने ब्लेम लगाया कि समाज की जो समस्या है वह रिलेटेड है किससे, किसके द्वारा जन्म दी गई है? ह्यूमन नेचर ने, गॉड्स विल ने, सोसाइटी इटसेल्फ, खुद समाज ने जो है क्या किया? जन्म दिया। टॉमस मोर जिन्होंने क्या लिखा? यूटोपिया लिखा। उन्होंने प्लेस किया या एक तरह से स्थान दिया, क्या प्लेस द ब्लेम, उन्होंने इस ब्लेम को लगाया फॉर सोसाइटीज प्रॉब्लम, की समाज की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? सोसाइटी खुद जिम्मेदार है। समाज में जो समस्या उत्पन्न होती है वह सोसाइटी के द्वारा ही क्रिएट की जाती है, ना उसमें ह्यूमन नेचर का कोई देन है, ना ईश्वर का की कोई इच्छा है, ना तो चर्च का, बल्कि सोसाइटी खुद उसके लिए जिम्मेदार है। इन द रिनेशा पीरियड विच फैक्टर वॉज emphasized by the philosophy of humanism। करें रिनेशा के समय जो ह्यूमनिज्म से रिलेटेड, रिनेशा के समय कौन सा फैक्टर था जिसने जोर दिया? बाय द फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म का जो दर्शन है वो कौन सा पॉइंट है जिस पर जोर दिया गया? सुपीरियरिटी ऑफ मेडिवल थॉट की, मध्य युग का थॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवोशन टू रिलीजन, हमें अपना डिवोशन धर्म पर दिखाना चाहिए। वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल, कि हर व्यक्ति का महत्व है। ओबीडियंस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, हमें गवर्नमेंट ऑफिसर के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि जो रिनेशा था उसमें इंडिविजुअलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल, यह एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट था, वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल। द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन आर वर्दी ऑफ स्टडी, करें कि जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन है ये वर्दी है स्टडी के लिए। क्यों वर्दी है? सॉरी, एक क्वेश्चन में नहीं पढ़ा। विच पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट रिप्रेजेंट, करें वो कौन सा नजरिया है, कौन सा दृष्टिकोण है जो अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करता है द फिलॉसफी ऑफ रिनेशा, रिनेशा की फिलॉसफी को। द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन आर वर्दी ऑफ स्टडी, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन जो है वर्दी है स्टडी के लिए। क्लास डिस्टिंक्शन इन सोसाइटी शुड बी एबोलिश्ड,
क्लास डिस्टिंक्शन को समाज से नष्ट कर दिया जाए। रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स आर द ओनली सब्जेक्ट ऑफ वैल्यू, धार्मिक सिद्धांत ही केवल महत्वपूर्ण है। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सिंफुल, जो ह्यूमन बीइंग का जो ग्लोरिफिकेशन है वो पाप वाला चीज है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या था कि रिनेशा में ये नजरिया आया कि हमें एक दर्शन को बहुत ज्यादा महत्व देना है। वह कौन सा दर्शन है? द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन आर वर्दी ऑफ स्टडी। ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन जो है स्टडी के योग्य है। नेक्स्ट है द इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल यूनिकनेस। करें जो व्यक्तिगत नयापन था, द इम्फेसिस जो जोर दिया गया ऑन इंडिविजुअल यूनिकनेस एंड वर्थ ड्यूरिंग द यूरोपियन रिनेशंस इज नोन, उसको जाना जाता है। आइसोलेशन आइसोलेशनिज्म, मैनोरियलिज्म, नेशनलिज्म, ह्यूमन मानवतावाद। मानवतावाद क्या है? इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल यूनिक। ये ध्यान में ये डिफिनीशन भी रखना है। एक अभी तो ये क्वेश्चन पूछा गया, द इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल यूनिकनेस एंड वर्थ during the European Renaissance is known as humanism. If anyone asks you what is humanism, humanism का मतलब यही हुआ, the emphasis on individual uniqueness and worth. The emphasis on individual uniqueness and worth. Next question है, which feature was typical of Greece during the Golden Age and Italy during the Renaissance? कौन सा फीचर टिपिकल था ग्रीस में ड्यूरिंग द गोल्डन एज, गोल्डन एज में, खासकर इटली ड्यूरिंग द रिनेशंस? यूनिवर्सल सफरेज, सोशल इक्वालिटी, रेशियल डाइवर्सिटी, अ क्वेश्चनिंग स्पिरिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच फीचर वाज टिपिकल? कह रहे रिनेशा की सबसे बड़ी खासियत यही कि लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। एक ऐसी स्पिरिट लोगों में, एक ऐसी चेतना जागृत हुई। द पीपल स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग। अगर ये आपने कहा तो क्यों है, कैसे है, जस्ट प्रूव इट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है अंधे होकर के स्वीकार कर लिए, या कोई सत्संग सुना रहा है, कोई दर्शन की बातें कर रहा है, कोई भी धार्मिक बातें कर रहा है, कोई जो है धार्मिक गुरु किसी भी धर्म का आ गया, वो केवल ये कर ऐसा है वैसा। नो, नॉट एट ऑल। द पीपल स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चन, इफ इट इज, हाउ इज इट। आप उसे प्रूव करिए। तो साइंटिफिक अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, these things we find. The humanists of the Renaissance, जो Renaissance के humanists थे, differed from the medieval philosophers in the humanist। करें कि जो ह्यूमनिस्ट Renaissance के थे वे डिफर्ड थे, उनका वे अंतर रखते थे फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेडिवल फिलोसफर, जो पारंपरिक और मध्ययुगीन दार्शनिक थे। इन द ह्यूमनिस्ट मानवतावादी तो उनसे भी अंतर रखते थे। कैसे? इंटरेस्ट इन द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ पीपल, उनका इंटरेस्ट था लोगों के आध्यात्मिक जीवन में। लाइक ऑफ इंटरेस्ट इन एंशियंट ग्रीक एंड रोमन कल्चर, जो एंशियंट ग्रीक और रोमन कल्चर था उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था। रिजेक्शन ऑफ क्रिश्चियन प्रिंसिपल को भी रिजेक्ट कर रहे थे। इम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, वही क्वेश्चन बार बार। द ह्यूमनिस्ट ऑफ द रिनेशा, जो रिनेशा के, वही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो रिनेशा के ह्यूमनिस्ट थे डिफर्ड, वे वे अपने आप को अलग करके डिफाइड, डिफरेंस उनका था फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेडिवल फिलोसफर, पारंपरिक मेडिवल फिलोसफर से इन द ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कैसे उनका अंतर था? तो उन्होंने कहा कि उनका सबसे अंतर ये था कि उनका जो इम्पोर्टेंस था वो किस पर था? इम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल। इस वजह से वे अंतर रखते थे। लीडरशिप वुड, निकोलो मैकियावेली, मैकियावेली का पूरा क्या नाम है? निकोलो मैकियावेली। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। विच आइडिया अबाउट लीडरशिप, करें लीडरशिप के बारे में जो आइडिया मैकियावेली ने द प्रिंस नाम की किताब में दिया। मैकियावेली का पूरा नाम निकोलो मैकियावेली था। मोस्ट लाइक टू सपोर्ट, वो कौन सा चीज, ये मैं पहले बता दूंगा, मैं केवल एक आंसर पढ़ूंगा। उसका क्या कहना था? लीडर शुड डू वट एवर इज टू अचीव देयर गोल्स। हर नेता को अपना काम इस करना चाहिए जो उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूर हो। वो ये ना सोचे कि गलत कर रहा है, सही कर रहा है।
वो ये देखे कि उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह जो है क्या है, लीडर्स शुड डू, लीडर्स को करना चाहिए व्हाट एवर इज नेसेसरी, जो भी जरूरी है, टू अचीव देयर गोल्स, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। Which situation contributed most to the beginning of the relation? वो कौन सा सिचुएशन था जिसने कंट्रीब्यूट किया, विच सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन था जिसने कंट्रीब्यूट किया टू द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशन, रिलेशन के शुरू में, विच सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन थी कंट्रीब्यूटेड, जिसने कंट्रीब्यूट किया टू द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशन, रिलेशन की शुरुआत के लिए। स्ट्रांग रूलर सेंसर न्यू आइडियाज, जो महान शासक थे उन्होंने नए विचारों पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोप बिकेम इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड, यूरोप क्या हुआ, लगातार अकेला होता गया फ्रॉम अदर रीजन, दूसरे क्षेत्रों से। द इम्फेसिस ऑन रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज्ड, कि धर्म के ऊपर दबाव डाला गया कि हर जगह एक जैसा धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक नेचर पैदा हो। अ वेल्दी क्लास दैट सपोर्टेड द आर्ट, रिनेशा के आने में, रिनेशा के उभरने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? अ वेल्दी क्लास, एक वेल्दी क्लास आया दैट सपोर्टेड द आर्ट्स इमर्ज, जिसने सपोर्ट किया कि आर्ट्स को इमर्ज किया जाना चाहिए, आर्ट्स आर्ट्स उभरे, आर्ट्स आए। अ वेल्दी क्लास, एक वेल्दी क्लास था दैट सपोर्टेड, जिसने सपोर्ट किया कि द आर्ट्स इमर्ज, की कला, या कला से संबंधित जितनी चीजें, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, स्कल्पचरिंग हो गया, और रोमांस हो गया, लव हो गया, सेंसेशन हो गया, और शिवैलरिक रोमांस हुआ, मेडिवल एज का जो कॉन्सेप्ट था, उन सब चीजों को, साइंटिफिक अप्रोच हो गया, नॉलेज की बात हो गई, इंटेलेक्चुअलिटी की बात हो गई, और इस ऐसी स्पिरिट जिसमें क्वेश्चन करने की बात हो गई, उन सब चीजों को इन्होंने जन्म दिया। विच वॉज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिनेशा, रिनेशा की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? ह्यूमनिज्म। अभी अभी मैंने ह्यूमनिज्म का डिफिनीशन आपको बताया था कि ह्यूमनिज्म क्या है। अगर आप वैसे बात करते हैं व्हाट इज द ह्यूमनिज्म, तो द स्टडी ऑफ ग्रीको रोमन आर्ट, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। The golden age of Greece and the Renaissance in Europe were both characterized mainly by, करें जो गोल्डन एज है ग्रीक का और रिनेशा का यूरोप में, उसको किस शब्दों में बयां किया जा सकता है, या उसको कैसे, उसकी खासियत कैसे हम बयां कर सकते हैं? रिलीजियस रिवाइवल हुआ वहां पे, धार्मिक का जागरूक, धार्मिक धर्म का दोबारा पुनर्जागरण हुआ। सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल अपहेवल, सामाजिक सुधार आया और राजनैतिक महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई। इकोनॉमिक डिक्लाइन, आर्थिक पतन हुआ। आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी अचीवमेंट, जब भी रिनेशा के सिलसिले में बात होगी तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी इवेंट्स रहा। The Renaissance and the Protestant Reformation were similar in that both were, जो रिनेशा के लोग थे और जो प्रोटेस्टेंट, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि रिनेशा आप साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट रहा है। प्रोटेस्टेंट के जो सपोर्टर थे या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो था, वह आपका रिलीजियस और आपका स्पिरिचुअल मूवमेंट रहा। लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटीज रही है। वह सिमिलैरिटीज क्या थी? एक वैज्ञानिक सोच की और एक धार्मिक सोच की। लेकिन वैज्ञानिक और धार्मिक सोच दोनों लोगों में एक कॉमन था कि वे क्वेश्चन करते थे, वे इंक्वायरी करते थे। कोई हमें फंसा तो नहीं रहा है, कोई हमें अंधविश्वासी तो नहीं बना रहा है, कोई ऐसा नहीं है मेरे आंखों पे पट्टी बांध दे रहा और हम उसकी बात को स्वीकार कर रहे हैं। स्टिमुलेटेड बाय अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, उन दोनों की खासियत ये थी कि वे दोनों के दोनों जो है क्या थे? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो आई थिंक कि शशि जी एंड जया जी, आप दोनों लोगों ने, सभी लोगों ने इसे सुन लिया है, कवर कर लिया है। अगर एक एक लोग अपना माइक ऑन करके मुझे बताइए क्या कोई डाउट तो नहीं है? टुडे आई कवर 26 No, sir. क्वेश्चन। No doubt. ओके शशि जी, शशि जी, आर यू देयर? सर। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट, क्लियर है सर। ठीक है,
तो आपको अब मैं पूरा, मैं फिर से मैं बता दूं, प्लीज प्लीज म्यूट, प्लीज। अभी तक मैंने जो सिलेबस कवर किया था टेस्ट सीरीज में, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने पूरा कवर किया, 64 से लेकर के मॉडर्न एज तक, एज से रिलेटेड और उनके आथर से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन थे वो मैंने कवर किया है। ये क्लास जो मैंने बनाया था केवल टेस्ट सीरीज के पर्पज से ही है, और इसमें जितनी भी चीजें भेजी गई हैं आपके ग्रुप में, वो केवल और केवल टेस्ट सीरीज का मैटर भेजा है। अब मैं क्या किया हूँ कि उसी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में से जो बड़े बड़े मूवमेंट हैं, जो लिटरेरी स्कूल्स रहे हैं, अब उनसे लेकर क्वेश्चन करना। जैसे अभी जो मैंने शुरू किया, वो क्या मैंने शुरू किया है, रिनेशा। अभी रिनेशा पे पूरा सीरीज चलेगा, जैसे आज 25 क्वेश्चन कवर किया गया, कल और मैं कवर करूंगा, तो एक ये पूरा सीरीज चलेगा। रिनेशा कवर होने के बाद हम किस पर बात करेंगे, यूनिवर्सिटी विड्स पर बात करेंगे, फिर किस पर बात करेंगे, मेटाफिजिकल पोइट्री पर बात करेंगे। अब हम एलिजाबेथन एज पे नहीं बात करेंगे, सबसे पहले मैं लिटरेरी स्कूल्स को कवर करूंगा, लिटरेरी मूवमेंट्स को कवर करूंगा। उसके बाद फिर मैं एक एक राइटर जो टीजीटी और पीजीटी में, उस पर आऊंगा, उनके वर्क पर आऊंगा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, वेल प्लान्ड, वेल कॉन्स्टिट्यूटेड, वेल फॉर्म्ड। व्हाट 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 इज द नीड ऑफ द आर, कि आप पढ़े बहुत ज्यादा। अब आपको बहुत लेक्चर की जरूरत नहीं है, रिलेशन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप इसके बारे में सुने नहीं है कि ह्यूमनिज्म क्या है, इंडिविजुअलिज्म क्या है, मैकियावेली कौन थे, या जो है रिनेशा मीन्स रिफॉर्मेशन, या ग्रीक क्या थे, और इटली के लोग क्या थे, पेट्रार्च का क्या कंट्रीब्यूशन है, दांते का, ऐसा नहीं कि आपने सुना नहीं। यू ऑल नो इट वेरी वेल, बट द नीड ऑफ द रिकॉल योर मेमोरी। और मेमोरी का रिकॉलिंग कैसे होगा, तभी हो पाएगा जब आप इसे जो है कंटिन्यूअसली लाइव क्लास में रहेंगे। जुड़े हुए 17-18 लोग, मेरी कंप्लेन यही रहती है, आते हैं 4-5 लोग, तो या तो अब उन्हें मैं रिमूव कर दूं, या तो मैं स्ट्रिक्टली एक मैसेज अभी मैं डालूंगा, और फिर उसके बाद से बात। ठीक है, बाकी और लोगों को बताइए जो न्यूली है, जो फ्रेशर्स हैं, दे हैव टू ज्वाइन दिस क्लास, इट्स अफोर्डेबल, दे हैव टू पे ओनली 500 रुपी पर मंथ, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनको कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही सारी चीजें सिस्टमेटिक है। और जिन लोगों ने टीजीटी की क्लास का रिकॉर्डिंग अभी तो उसमें है, जैसे राघव भी है, मैडम है, शशि जी, आप भी है, जो लोग टीजीटी का रिकॉर्डिंग या पीजीटी की रिकॉर्डिंग वाली क्लास में है, अगर लेक्चर को सुन ले, उसके बाद इस लाइव का जितना भी इसमें बातें हो रही है उसको अटेंड कर ले, तो उनका लिटरेचर पूरा तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ कंक्लूडिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, यू कैन सेंड मी।